एक रकासा जिसे खरीदा गया, मगर वो अपने ज़मीर को बेचना भूल गई। वो खामोशी से उठी और जब बोलचाल थम गई तो उसकी चीख पूरे हिंदुस्तान में गूंज गई। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये उस लम्हे की सदा है जब मजलूम आवाज बन जाए तो तारीख कांप जाती है। ये कहानी है बेगम हजरत महल की। आखिर कौन थी ये बेगम हजरत महल? क्या वो महज ऊद की एक बेगम थी, या वो एक सदियों पुरानी रूहानी जंग का हिस्सा थी जो इंसान और साम्राज्य के दरमियान जारी है? इनकी जिंदगी सिर्फ वाकयात का तसलसल नहीं बल्कि एक फलसफा है, एक ऐसा फलसफा जो तकदीर से टकरा जाने का हौसला देता है, एक आवाज जो जंजीरों के दरमियान भी आज़ादी का ऐलान करती है। अगर हम सुनने के काबिल हों तो उस आवाज की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। ये दास्तान नहीं, दावत है गौर की, जिस्तजू की और उस तारीख को दोबारा समझने की जिसे शायद हमने कभी पूरी तरह पढ़ा ही नहीं। तो आइए उस तारीख में कदम रखें जहां हकायक, ख्वाबों और खुफिया साजिशों के दरमियान बेगम हजरत महल खड़ी हैं, खामोश मगर न शिकस्ता। क्या अजमत का बीज हमेशा शाही बिस्तर पर उगता है, या वो दिल की मिट्टी में छुपकर जख्मों के पानी से सेंचा जाता है? बेगम हजरत महल की कहानी वो नहीं जो बादशाहों की कहानियों में लिखी जाती है, बल्कि ये कहानी उस मकाम से शुरू होती है जहां इज्जत बिकती है, ख्वाब नीलाम होते हैं और किस्मत सिखों के रहम करम पर होती है। 19वीं सदी का हिंदुस्तान, खास तौर पर अवध, एक ऐसी जमीन थी जहां एक तरफ दरबारों में शायरी, रक्स और संगीत की महफिलें थीं और दूसरी तरफ गलियों में गुर्बत, गुलामी और खामोशी थी। इन्हीं गलियों में 1820 के आसपास एक बच्ची ने आंख खोली, मोहम्मदी खानिम। ये नाम बाद में तारीख ने भुला दिया, मगर उसी नाम से उनका दुख, उनकी बेबसी और उनकी खामोश चीखें जुड़ी हुई हैं। एक शिया घराने की बेटी, मगर इतनी गरीब कि 2 वक्त की रोटी तक नसीब न थी। और फिर वो दिन आया जब गुर्बत ने माँ बाप का जब्त तोड़ा और मोहम्मदी बिक गई। मगर ये फरोख्त जिस्म की थी, रूह की नहीं। वो जिन गलियों में तवाइफें झुककर जीती थी, मोहम्मदी ने वहीं सर उठाकर जीना सीखा। वो सिर्फ एक रकासा नहीं बनी, वो दर्द की मूरत बन गई। शायद तकदीर ने उसे शाही महल की तरफ नहीं भेजा था, बल्कि वो उसे एक शाही जंजीर तोड़ने वाली बना रही थी। नवाब वाजिद अली शाह की नजर पड़ी और वो उसकी हरम का हिस्सा बने, मगर जो औरों के लिए इख्तिताम था, ये उसके लिए आगाज था। शाही महल की दीवारों में दाखिल होते ही उसने सिर्फ ज़ीवरात नहीं पहने, उसने अंदर एक सवाल जगाया, क्या मैं बस एक बीवी हूं या मैं तारीख की करवट बन सकती हूं? फिर वो लम्हा आया जब उसने एक बेटे को जन्म दिया, बर्जीस कादिर। यही वो लम्हा था जब मोहम्मदी खानिम बेगम हजरत महल बनी, और यही वो लम्हा था जब गुलामी में जमी हुई जमीन पर आजादी का पहला बीज पड़ा। क्या ताकत सिर्फ ताज में होती है, या उस खामोश नजर में जो वक्त के पर्दे चाक कर देती है? मोहम्मदी खानिम अब बेगम हजरत महल बन चुकी थीं, मगर वो सिर्फ लक़ब नहीं था, एक जंगी शनाख्त थी। वाजिद अली शाह के दरबार में जहां संगीत, मुशायरे और ऐशो इशरत के मनाजर बिखरे थे, वहां हजरत महल एक अलग सी फिजा थी। इनका सफर शाही हरम की निचली सीढ़ियों से शुरू हुआ। वो खवास थीं, फिर परी, और बलाखिर वाजिद अली शाह की निगाह इंतखाब बने। ये तरक्की सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर न थी, बल्कि उनकी सियासी फहम, गैर मामूली मशाहदा और दरबारी जबान की महारत ने उन्हें मुमताज किया। इस वक्त की सियासत एक मर्दाना खेल थी, मगर हजरत महल ने दरबार की शतरंज में खामोश चालें चलना सीखा। जब दीगर बेगमात महल के साज व सामान में मसरूफ रहें, हजरत महल ने दरबार के फैसलों, वजीरों की साजिशों और अंग्रेजों के बढ़ते कदमों को गौर से देखा। वो सिर्फ मलका न थीं, वो एक नजरिया बन रही थीं। अपने बेटे बर्जीस कादिर की परवरिश में उन्होंने सिर्फ माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे एक सिपाही की सोच दी। वो जानती थीं कि वक्त करीब है जब ये तख्त टूटेगा और खून में भीगी सच्चाइयां सामने आएंगी। उनकी निगाहें दरबार के आईनों से पार देखती थीं, जहां गुलामी की जंजीर अभी से बजने लगी थी। क्या नवाब को मालूम था कि उसके दरबार में एक औरत खामोशी से बगावत के बीज बो रही है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी इनकलाब चिल्लाकर नहीं आता, वो एक माँ की गोद में परवान चढ़ता है। क्या तारीख वही है जो फातिह लिखते हैं, या वो जो हारने वाला अपने लहू से जमीन पर सबत कर देता है? 1856 का साल अवध की तारीख में एक सियाह वरक बनकर आया।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहाना बनाया बद इंतजामी का और नवाब वाजिद अली शाह को हुकूमत से निकालकर जलावतन कर दिया गया। शाही महल की खामोशी, अवाम की बेचैनी और दरबार का जवाल एक साथ टूट पड़े, लेकिन एक वजूद ऐसा था जिसने उस जवाल को मुजाहमत में ढाल दिया, बेगम हजरत महल। जब सब खामोश हो गए, हजरत महल ने बोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने कम उम्र बेटे बुर्जिस कादिर को औद का नवाब मुकर्रर किया और खुद उसकी निगहबान हुक्मरान बनकर तख्त व ताज की हिफाजत का बेड़ा उठाया। लेकिन सवाल यह है, एक औरत जिसकी पहचान फकत हरम तक महदूद थी, वो सल्तनत का दिफा कैसे कर सकती थी? यहां से वो सफर शुरू हुआ जो बेगम हजरत महल को तारीख का राज और इस्तेमार के लिए खतरा बना दिया। उन्होंने महज एक शाही ऐलान नहीं किया, उन्होंने अवाम को जगाया, फतवे जारी किए, मजहब, सकाफत, गैरत और जमीन के तकद्दुस को पुकारा। उन्होंने कहा, यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं, जमीर की है। लखनऊ में हजरत महल ने बगावत की मुनज़्ज़म क़ियादत संभाली। उन्होंने मकामी राजाओं, नवाबों, मजहबी रहनुमाओं और किसानों को यकजा किया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह नाना साहब और बहादुर शाह जफर से पैगाम रसानी हुई। उन्होंने फौजी, समाजी और मजहबी मुहाज पर बेक वक्त ज़रब लगाई। उनकी सबसे बड़ी फतह यह थी कि उन्होंने अवाम के दिल जीत लिए। उन्होंने वो जबान बोली जो दिल से निकली। तुम्हारे मंदिर, हमारी मस्जिदें सब उन सड़कों की जद में आ रहे हैं जो अंग्रेज अपनी हुक्मरानी के लिए बना रहे हैं। ये वही शिकायत थी जो आम हिंदुस्तानी को छूती थी और वही इनकलाबी जुमला बना। उनकी मुजाहमत महज सियासी न थी, एक रूहानी जिहाद थी। उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेज न सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि हमारी रूह पर, हमारे दीन, धर्म, रस्म और रवाज और खुदी पर भी। ये बात अंग्रेजों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। 1857 के आखिर और 1858 के अवाइल में बरतानवी फौज ने लखनऊ पर भरपूर हमले का आगाज किया। मुहासरा हुआ, गोलाबारी हुई, महल के दरवाजे लरजने लगे और हर तरफ खून बहा। मगर बेगम हजरत महल पीछे न हटे। वो बार बार मुहाज बदलती रहीं, मुख्तलिफ क़लाओं और इलाकों में बगावत की चिंगारियां रोशन रखती रहीं। उन्होंने मर्दों के साथ खड़े होकर जंग लड़ी, हथियार नहीं डाला और न ही अपने बेटे को बरतानवी रहम व करम पर छोड़ा। 16 मार्च 1858 को जब आखिरकार लखनऊ बरतानवी कब्जे में चला गया, तब भी उन्होंने शिकस्त कबूल न की, बल्कि पसपाई को एक और हिकमत अमली में बदल दिया। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, आखिर क्या चीज़ थी जिसने हजरत महल को टूटने न दिया? शायद ये शऊर की शिकस्त वक्ती हो सकती है, मगर आवाज़ अगर सच्ची हो तो वो वक्त की दीवारों को भी चीर देती है। क्या पीछे हट जाना हमेशा शिकस्त होती है, या कभी कभी ये उस सच की हिफाजत होती है जो वक्त से आगे होता है? लखनऊ के जवाल के बाद महल की दीवारें खामोश हो गईं, मगर बेगम हजरत महल की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानती थीं कि मैदान हारना और नजरिया छोड़ देना, दोनों में जमीन व आसमान का फर्क होता है। वो एक बार फिर उस सफर पर निकली थीं जो उनकी जिंदगी में पहला जख्म बनकर आया था, जलावतनी। नेपाल, हिमालय की शानदार और बुलंद चोटियों के दरमियान एक नई सरजमीन, जहां न तख्त था, न रयाया और न वो आवाजें जो कभी उनकी क़ियादत पर लब्बैक कहती थीं। मगर यहां भी हजरत महल खामोश न हुए। आगाज में नेपाल की हुकूमत, खास तौर पर वजीर आजम जंग बहादुर राणा ने बरतानवी दबाव के तहत उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। मगर वक्त के साथ साथ वो दबाव कम होता गया और एक शर्त पर पनाह मिली, खामोशी की शर्त। ये खामोशी हजरत महल को कबूल न थी, मगर हालात की जंजीर ने वक्ती तौर पर उन्हें रोक दिया। बरतानवी हुकूमत ने इस मौका को भी आजमाया। उन्हें पेंशन की पेशकश की गई, वही धोखे का दाम जो अक्सर बादशाहों को खामोशी का लिबास पहना देता है। मगर हजरत महल ने वो सिक्का ठुकरा दिया जो जमीर के सौदे में काम आता है। मैं तख्त व ताज छोड़ सकती हूं, मगर जमीर नहीं। ये उनकी खामोश मगर बुलंद चीख थी। जलावतनी की रातें, अजनबियत, बीमारी, बेटे का तहफ्फुज, भूख और सियासी तन्हाई, मगर इस सब के बीच उनका सर बुलंद रहा। वो हार गईं, मगर झुके नहीं। और कभी कभी यही हार सदियों बाद एक नई नस्ल को बेदार कर जाती है। जब सारी दुनिया खामोश हो जाए तो क्या हक भी मर जाता है, या वो किसी बेनाम कब्र में सांस लेता रहता है? नेपाल की सर्द वादियों में, जहां वक्त का चलन धीरे धीरे होता है,
बेगम हजरत महल एक अजनबी बस्ती में वक़्त से छुपकर जिंदा रहीं। न किसी दरबार की चहल, न किसी दरबारी का झूठा एजाज, बस एक गुमनाम वजूद जो कभी सल्तनतों से टकराया था, अब दुनिया की नजरों से ओझल था। मगर ये तन्हाई उनके अंदर की शमा को बुझा न सकी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल भी उसी राह पर गुजारती रहीं जिस पर वो हमेशा चलती आईं, मुजाहमत, वकार और इस्तिकलाल। उन्होंने आखिरी बार भी बरतानवी हुकूमत की जानिब से भेजी गई पेंशन की पेशकश को ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक माली इमदाद न थी, बल्कि उस ख्वाब की लाश पर सौदा था जिसे वो कभी हिंदुस्तान की आज़ादी के नाम पर जिंदा रखना चाहती थी। और वो ख्वाब ख्वाह तन्हाई में हो या कब्रों के बीच बेचने वाली न थी। 1879 का साल, नेपाल के शहर घटमंडू के एक गूशे में 7 अप्रैल को एक खामोश सांस टूट गई। न कोई शाही जनाजा, न तोपों की सलामी, न तारीख के सफ़हों पर कोई सुर्खी। बस एक बेनाम कब्र जामिया मस्जिद के पहलू में, जहां न कुतबा है न तारीख, मगर वहां खाक में दफन एक चीख है, एक मुजाहमत की सदा जो आज भी सुनाई देती है अगर दिल सुनने को तैयार हो। क्या यही अंजाम होता है उन लोगों का जो तारीख को ललकारते हैं? या शायद यही असल जिंदगी है कि जब जिस्म मिट जाए आवाज जिंदा रहे। हजरत महल ने जलावतनी में सिर्फ सांस नहीं ली, उन्होंने तारीख को एक ऐसा सवाल दे दिया जो हर दौर के इक़्तिदार से पूछा जाएगा। क्या तुम्हें एक औरत की खामोशी से डर नहीं लगता? क्या तारीख सिर्फ फतुहात को याद रखती है, या वो जख्मों के निशान भी होते हैं जो वक्त के चेहरे पर कभी मिटते नहीं? बेगम हजरत महल के बाद हिंदुस्तान बदल गया, सल्तनतें मिट गईं, राहें बदल गईं और नामों के साथ हकायक भी दफन कर दिए गए। मगर कुछ सदाएं ऐसी होती हैं जो दीवारों से नहीं, फिजा से आती हैं। बेगम हजरत महल ऐसी ही एक सदा थी। उनका विरसा सिर्फ एक बगावत की याद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज फिक्र है कि जुल्म के सामने खामोश रहना गुनाह है और आवाज बुलंद करना इबादत। लेकिन अलमिया ये है कि तारीख ने उनकी इस इबादत को तवील अरसे तक नजरअंदाज किया। 1857 की जंग आज़ादी के 100 साला जश्न में, जहां बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपी को खिराज अकीदत पेश किया गया, वहां बेगम हजरत महल का नाम भी मुश्किल ही लिया गया। क्या वजह थी? क्या एक मुसलमान, गरीब अल नस्ल, हरम की साबिका बांदी औरत की बहादुरी तारीख की हीरोइन की तारीफ में फिट नहीं आती थी? शायद यही वो सच है जिसे तारीख ने संभालने से ज्यादा छुपाने की कोशिश की। फिर वक्त बदला। 1962 में लखनऊ के हजरतगंज में एक पार्क को उनके नाम से मंसूब किया गया और 1984 में भारत सरकार ने उनकी इज्जत में एक यादगारी टिकट जारी किया। शायद ताखीर से, मगर सिदाकत को कभी मुकम्मल दफन नहीं किया जा सकता। उनके नाम पर बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप भी कायम की गई, जो अक़लीती पस मंज़र की लड़कियों को तालीम के जरिए बाख्तियार बनाने का एक खामोश मगर ताकतवर जरिया है। ये एक छोटा सा एतराफ़ है उस रोशनी का जो एक औरत ने जुल्म की सबसे तारीक रात में जलाई थी। खट्टमंडू की जामा मस्जिद के करीब वो गुमनाम कब्र आज भी मौजूद है। शायद शिकस्ता, शायद बेपरवाह, मगर उसमें एक कहानी दफन है जो आज भी अपने सुनने वालों को बुलाती है। ये विरसा सिर्फ तारीखी यादगारों का नहीं, बल्कि शऊर की आग का है। अगर हम संभाल सकें तो ये सिर्फ एक माजी नहीं, एक मुस्तकबल बन सकता है। कभी कभी तारीख सिर्फ कुतब में नहीं लिखी जाती, वो रूहों पर सबत हो जाती है, बेआवाज। बेगम हजरत महल एक नाम नहीं, एक सवाल है। वो सवाल जो वक्त के हर तख्त से पूछा जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ताकत सिर्फ बंदूक से आती है? वो औरत जिसे बेचा गया, जिसे दरबार ने इस्तेमाल किया, जिसे तारीख ने भुला दिया, वही औरत एक सल्तनत के खिलाफ खड़ी हुई और अपना सब कुछ गवा कर भी सच की इल्मबरदार बन गई। ये कहानी महज एक बगावत की नहीं, ये उस वजूद की दास्तान है जो गुलामी के दरमियान भी आजाद रहा, जो एक बेटे को गोद में लेकर पूरे साम्राज्य को ललकारता रहा, और जब कुछ न बचा तो वो खामोशी में ढलकर भी मुजाहमत बन गई। हमें ये सोचना होगा, हमने उसे क्यों फरामोश किया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो औरत थी, या इसलिए कि उसका सच हमारे जुहूद को बेनकाब करता था? आज अगर हम इस कहानी को सुन रहे हैं तो ये सिर्फ माजी को जानने के लिए नहीं, बल्कि हाल को झंझोड़ने के लिए है। बेगम हजरत महल की आवाज आज भी जिंदा है, नेपाल की वादियों में, लखनऊ के गली कोचों में और उन दिलों में जो सच्चाई के लिए धड़कते हैं, क्योंकि हर जमाने में हर जुल्म के खिलाफ
कोई बेगम हजरत महल जरूर खड़ी होती है। अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची है तो इस कारवाने बीदारी का हिस्सा बनिए। नुक्ता, सदियों की पुकार को सब्सक्राइब कीजिए, इस पैगाम को लाइक करके जिंदा रखिए और उन सब के साथ शेयर कीजिए जिन्हें तारीख के वो चेहरे देखने हैं जिन्हें जमाने ने छिपा दिया, मगर जमीर नहीं भूला। खुदा हाफिज।